Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss short term financing. इससे प्रीवियस लेक्चर में दो लेक्चर्स में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उनके बारे में डिस्कस किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, सारे के सारे पॉइंट्स, एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने समझा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग किस तरीके से डील की जाती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जैसे कि वर्ड से समझ आ रहा होगा कि ये वो फाइनेंसिंग होती है जिसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग होती है जिसके अंदर जो पीरियड रहता है वो 0 to 12 मंथ्स का रहता है। ठीक है, 0 to 12 मंथ। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मतलब होता है फाइनेंसिंग जो कि स्मॉल पीरियड के लिए चाहिए होती है, 1 साल से कम, 0 to 12 मंथ जैसे मैंने बताया। इट इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेली बेसिस पे की जाने वाली एक्टिविटीज के ऊपर होती है। 12 मंथ्स के लिए आप जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनाने का जो भी खर्चा है उस टाइम पे कैश रिसीव नहीं होता। कैश रिसीव कब होगा? जैसे कि एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, आप लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने क्या किया, कैश था आपके पास, कैश से आपने रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, उस रॉ मटेरियल को आपने क्या किया, वो वर्क इन प्रोग्रेस में चलेगा, अब उस पर काम हो रहा है, वो फिनिश गुड्स बनेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस से ये क्या होगा, आपका फिनिश गुड्स बन जाएंगे और फिनिश गुड्स बनने के बाद ये क्या हो जाएंगे, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि क्रेडिट में डील होती है ना। क्रेडिट में आप कोई भी सामान खरीदते हो उधार में, उसके बाद ये कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो जब तक ये ऑपरेटिंग साइकिल कैश दोबारा कैश में कन्वर्ट होता है तब तक टाइम लगता है। तो इस टाइम को कोप अप करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो फाइनेंसिंग होती है, दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज नॉर्मली नीडेड। क्यों चाहिए होती है? अनइवन फ्लो ऑफ कैश को, अनइवन फ्लो ऑफ कैश का मतलब कभी कैश का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो वो अनइवन रहता है, कभी कभी फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, कैश इनफ्लो ही नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। कैश इनटू द बिजनेस, द सीजनल पैटर्न ऑफ बिजनेस एटसेट्रा। क्या क्या होता है देखो, कभी कभी कैश का फ्लो की कमी हो जाती है, कभी कभी जैसे हमारा प्रोडक्ट है एसी मैन्युफैक्चरिंग का, तो एसी मैन्युफैक्चरिंग आपका विंटर सीजन में तो कम होगी, होगी ही नहीं इवन। तो इसीलिए सीजनल पैटर्न की फ्लक्चुएशंस की वजह से हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो इसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं, जो कि 0 to 12 मंथ या 1 साल से कम की होती है। अगर मेन सोर्सेज में बात करूँ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, तो ये मैंने 6 बेसिस पे बांटा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस लेक्चर वीडियो में हम लोग 6 पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले होता है ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक लोन्स, कमर्शियल पेपर जिसको हम प्रॉमिसरी नोट्स की तरीके से भी ट्रीट करते हैं। उसके बाद सिक्योर्ड लोन्स, फैक्टरिंग और बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट। धीरे धीरे समझेंगे कि इन पॉइंट्स को किस तरीके से हम इलेबोरेट कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जो ट्रेड क्रेडिट होती है वो 15 दिन से लेके 90 दिन के बीच में होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपनी नोटबुक में मेंशन करते जाओ, नोट्स फ्रेम करते जाओ, ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से जब प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करो तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद रहें। 15 डेज से लेके 90 डेज तक रहते हैं और इसको हम अच्छा सोर्स फंड्स का बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो नहीं लगती, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो ट्रेड क्रेडिट होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 15 दिन से लेकर के 90 दिन तक का, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती। अब इसके अंदर इसके फीचर्स को भी पढ़ते हैं। ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी सामान उधार पे क्रेडिट किया, तो अब आपसे जो क्रेडिटर है वो आपकी पेमेंट करने वाला है बाद में।
तो इस तरीके से 15 से 90 दिन के बीच में होती है। तो ये एक एग्रीमेंट हो गया किस किस के बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में। जो क्रेडिट पीरियड होता है वो स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ डेज के लिए होता है, वो पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि 60 डेज का ड्यूरेशन रहने वाला है कि 45 डेज का ड्यूरेशन रहने वाला है। उसके बाद एज डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज मिलके डिसाइड करती हैं, बायर और सेलर, क्योंकि ये उनका एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। क्रेडिट पीरियड जो होता है वो बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि साइज ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का साइज क्या है, जो पार्टीज हैं उनका कमिटमेंट किस तरीके से हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बीच में डिसाइड करना पड़ता है कि कितने डेज का आपका जो वर्किंग पीरियड रहने वाला है, कितने डेज में वो जो क्रेडिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैश। नाउ इट हेल्प्स इम्प्रूव अ बिजनेस कैश फ्लो वाइल डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस होता है उसमें डे टू डे कुछ ना कुछ खर्चों की जरूरत पड़ती है, खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो खर्चों में जो पैसा लगेगा वो डे टू डे के खर्चों को वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे बांट दिया जाता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम कैश फ्लो को, जहाँ पे कैश फ्लो कम होगा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी और हम ट्रेड क्रेडिट से उसको फुलफिल कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करूं तो ये इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी लेट फीस नहीं होती। अगर आप ड्यूरेशन से थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट करते हो 2, 4, 6 डेज का, तो इसमें कोई भी फीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती। ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो शॉर्ट टर्म डेट के लिए यूज होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फंडिंग इज कंटिजेंट ऑन द कंपनी एस्टैब्लिशमेंट, फाइनेंशियल हिस्ट्री और रीपेमेंट हिस्ट्री एंड द एंटरप्राइजेस टर्म्स विद द सप्लायर। मतलब पहले से ही जो फंडिंग होती है उनकी कंटिजेंसी होती है। कंटिजेंसी का मतलब सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती है। कंटिजेंसी मतलब पहले ही फंड्स की रिक्वायरमेंट का अलॉटमेंट पता चल जाता है कि यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम ट्रेड क्रेडिट को इशू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को पढ़ा। क्या होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जहाँ पे 1 साल से कम या आप बोल सकते हो 0 to 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में ज़रूरत पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है उसमें कौन से खर्चे को कंसिडर करते हैं, जो डे टू डे का होता है। ये 2 पॉइंट आ गए आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में। सेकंड, हमने इसके फीचर्स की बात करी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के वो ये होते हैं, सबसे पहले होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग 15 डेज से लेके 90 डेज की बात करते हैं। इसमें इंटरेस्ट कम होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें लेट फीस का कोई चार्ज नहीं होता, इसको शॉर्ट टर्म में कंसिडर किया जाता है। डे टू डे के खर्चों के लिए ट्रेड क्रेडिट को ज़्यादा हम फ्लक्चुएट करते हैं। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से हो गए, जो कि कमर्शियल बैंक जो कि एडवांसेस देते हैं, लोन्स देते हैं, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बैंक एडवांस करता है, सिर्फ ऐसे नहीं, बैंक पैसा लोन के लिए देता है, सिर्फ इसलिए नहीं देता कि वो पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। उसका मेन मोटिव ये भी होता है कि इकोनॉमी की भलाई हो सके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखोगे कमर्शियल बैंक के एस्पेक्ट से। बैंक जो होता है वो एडवांस देता है, एडवांस ग्रांटेड ऑन शेयर सिक्योरिटी सोमी टेंजिबल एसेट्स लाइक गोल्ड एटसेट्रा। इन सब जैसे शेयर्स के बेसिस पे, गोल्ड के बेसिस पे कुछ ना कुछ कोलेटरल रखवा के कमर्शियल बैंक लोन देता है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो है फॉर्म्स ऑफ बैंक एडवांस। कौन कौन से ऐसे एडवांसेस होते हैं जो कि बैंक देता है लोगों को, ताकि कंपनीज को, ताकि वो अपनी जो कंपनीज है उसकी ग्रो कर सके और जो वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे के खर्चे हैं, उसको कंप्लीट कर सके। सबसे पहले है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को ध्यान से समझना, जैसे कि अभी मैंने एक ऑपरेटिंग साइकिल की बात की थी। ऑपरेटिंग साइकिल में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो इन्वेंट्री होती है या जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को दोबारा से कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। जैसे कि हमने सीखा था कि कैश को हमने कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल बन गए वर्क इन प्रोग्रेस, उस पर काम चल रहा है, अभी वो प्रोडक्ट बनेगा फिनिश। उसके बाद फिनिश गुड्स बनते हैं,
फिनिश्ड गुड्स के बाद क्या होता है, उसको रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होते हैं। जब आप उधार पे सामान बेचोगे तो फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं कैश में। तो ये जो कैश से लेके कैश तक का टाइम फ्रेम होता है, ये जब भी कभी कंपनी इन्वेंट्री वगैरह में अपना पैसा फंसा देती है, फिर उसको अब डे टू डे के खर्चों के लिए पैसा चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे कैश क्रेडिट इशू किया जाता है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट में बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट टर्म क्या है और इसको किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आपका मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो बैंक से। जैसे आपके पास लिमिट है 1 लाख, लेकिन आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बैंक में वो बहुत अच्छा है, तो आपको बैंक एक परमिशन देती है कि आप इससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपका जो बैंक का बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। इसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो एक तरीके से बैंक आपको क्या दे रही है, लोन दे रही है ना। 1 लाख आपके बैंक में है, लेकिन आपको एक मौका दे रही है कि आप 1 लाख से ज़्यादा खर्च कर सकते हो। 1 लाख खर्च सकते हो, 1,20,000 कर सकते हो, 1,30,000 कर सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं, 20,000, 30,000, इवन 1 लाख तक, और भी अलग अलग बैंक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये समझो कि ये जो एक्स्ट्रा फंड्स दे रहा है वो बैंक क्या कर रहा है, वो बैंक लोन के रूप में आपको दे रहा है, जिसमें वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसका केस होता है, बैंक एडवांसेस का। लोन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि लोन को हम लॉन्ग टर्म में भी कंसिडर करते हैं, इवन शॉर्ट टर्म में भी कंसिडर करते हैं। शॉर्ट टर्म में कब कंसिडर करोगे, कार लोन ले रहे हो आप और होम लोन ले रहे हो। होम लोन तो जैसे आपका हो गया, ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए हो गया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कार लोन, और भी छोटे छोटे एडवांसेस होते हैं जिसको हम लोन में कंसिडर करते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है, डिस्काउंट करना बिल को। पहले इस पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से पहले आप समझोगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और फिर हम थोड़ा सा प्रॉमिसरी नोट की भी बात करेंगे। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। क्लास 12th में, 11th 12th में हम ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ए और बी, ए ने क्या किया, सामान बेचा, सेल किए गुड्स। कितने के गुड्स सेल किए, 1 लाख के। किसको सेल कर दिए, बी को। अब बी को इसको क्या देना है, पैसा देना है। मैं आपको सामान बेचूंगी, आप मुझे क्या दोगे, पैसा दोगे। लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे, आप कह रहे हो कि मैम हम आपको पे कर देंगे विद इन 3 मंथ, 3 महीने बाद आपको मैं पे कर दूंगा। तो मैंने बोला आप लोगों का क्या भरोसा, आप दो ना दो। तो ऐसा करो, एक बिल पे साइन करो। तो एक बिल बनाओ, एक बिल बनाओ। अब ये बिल क्या है, इस पे क्या लिखा हुआ है कि मुझे इतने टाइम बाद ये बिल, मतलब ये बिल पे करना है। तो 1 लाख जो है अमाउंट जिसका आपने सामान खरीदा है, 3 मंथ्स बाद आप क्या करोगे, मुझे ये पेमेंट कर दोगे, जो भी 1 लाख आपने सामान खरीदा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने मुझे बिल दे दिया, आपने मुझे सामान खरीद लिया, ठीक है, बिल मेरे पास आ गया, सामान आपके पास चला गया, आप उस सामान से अपने बिजनेस में लगा दिया, आप उससे अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट के अंदर मुझे बहुत ज्यादा पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। अब मैं क्या करूंगी, अब आपने तो 3 महीने का टाइम फ्रेम मांगा है मुझसे, आपके पास तो आ नहीं सकती, तो मैं चली जाती हूँ बैंक, और बैंक को वो बिल दे देती हूँ जाके। और वो बैंक क्या करेगा, अच्छा बिल ऐसे ऐसे है, इसमें 1 लाख की अमाउंट है, थोड़ा बहुत डिडक्शन करके बैंक मुझे पैसे दे देगा। अब बिल किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास, ठीक है। यहाँ से बिल इसने साइन किया था, बिल पहुंच गया था ए के पास, ए को सख्त पैसों की जरूरत पड़ गई, ए पहुंच गया बैंक। बैंक से उसने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक ऐसी तो आपको पैसा देगा नहीं, क्या करेगा, कुछ चार्जेस काटेगा। तो 1 लाख में से मान लो उसने बहुत ज्यादा भी चार्जेस काटे, 1,000 रुपए काट लिए या 2,000 रुपए काट लिए, समथिंग समथिंग। तो मान लो आपके पास 99,000 आपके पास अमाउंट आ गया। अब इस 99,000 को बैंक रिकवर करेगा, बैंक जाएगा 3 महीने बाद बी के पास, और बैंक बोलेगा कि लाओ अब मुझे अमाउंट दो, 1 लाख का ये रहा बिल,
और मुझे अमाउंट दो। तो अब ये बैंक की जिम्मेदारी, मेरे पास पैसा आ गया, मैंने इस पैसे को अपने बिजनेस में लगा लिया और इस तरीके से मेरा बिजनेस फुलफिल कर गया। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट इट डाउन। नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स की इन्वेस्टमेंट करते हो छोटी छोटी सिक्योरिटीज वगैरह में, जो कि 0 to 12 मंथ्स की होती है। और क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रेडिट करता है, बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। कैसे? जैसे कि इसी टाइप से बैंक का फ्लो होता है। 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, 2 लाख रुपए का दे दिया, उसमें से इंटरेस्ट रिकवर किया, फिर वो सारे के सारे पैसों की बैंक जो भी है अलॉटी, उसको जरूरत नहीं पड़ती, बैंक फिर लोन दे देता है, उस पर इंटरेस्ट कमाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। ये क्रेडिट क्रिएशन होता है। जिसको इसमें थोड़ा सा डाउट है वो मैं उसको समझा देती हूँ। देखो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते चलेंगे ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई डाउट ना हो। क्रेडिट क्रिएशन, जैसे कि मैंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था 5 लाख रुपए के लिए, ठीक है। बैंक ने मेरा कोलेटरल देखा, बोला भाई 5 लाख तो नहीं मिलेंगे, ऐसा करता हूँ मैं 3 लाख का दे देता हूँ, ठीक है। इनके बीच में एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको पढ़ेंगे जब बैंकिंग वगैरह की क्लास लेंगे क्या होता है। अभी ये समझो मेन, 5 लाख का क्या था, लोन के लिए अप्लाई किया था, 3 लाख मान लो उसने लोन दे दिया। अब 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में उसने डिपॉजिट कर दिए, 3 लाख रुपए। अब मुझे इसकी जरूरत एकदम अर्जेंट तो पड़ेगी नहीं। सपोज मैंने 30,000 निकाल लिए, बाकी मैंने अपने अकाउंट में ही छोड़ दिए, बचे कितने, 2,70,000। अब बैंक वाले बोलेंगे हाँ ये एकदम तो विड्रॉ करने वाला नहीं है, वो एक सिनेरियो देख लेते हैं कि इस जो कस्टमर है इसका किस तरीके से सिनेरियो है, क्या शेड्यूल रहता है अमाउंट विड्रॉ का। ये 2,70,000 दे देगा, मार्केट में डाल देगा, फिर उस पर क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कमाया उसने मान लो 5% या 10%, ऑन एन एवरेज 10% मान लेती हूँ। तो यहाँ से 27,000 उसने कमा लिया। वैसे 10% बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लो 10% है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर जो अमाउंट बचती है उस पर वो पैसा क्या कर देता है, लोन के लिए दे देता है। और ऐसे ऐसे करके वो हर एक जगह से पैसे कमाता है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब कमर्शियल पेपर्स की बात करते हैं। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो कि कॉरपोरेशंस वगैरह इशू करते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए यूज होता है, जैसे कि अकाउंट पेबल, इन्वेंट्रीज वगैरह के लिए। कमर्शियल पेपर इज यूजुअली इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। और ये प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं वो 1 लाख में इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं ये। और हमें क्या मिलता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो कमर्शियल पेपर्स हो गए जो कि आपको एक तरीके से लोन की फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। इसके फीचर्स से और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कमर्शियल पेपर्स फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड नहीं होते, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट होते हैं। और इट इज कॉमनली यूज बाय, ये कंपनी यूज करती है अपने पेरोल्स वगैरह, पेरोल्स पेबल के लिए, इन्वेंट्रीज वगैरह के लिए, क्योंकि डे टू डे खर्चों के लिए ये भी यूज होगा। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वगैरह पे करने के लिए भी, जो हम डे टू डे में लायबिलिटीज वगैरह क्रिएट करते हैं उनको पे करने के लिए भी कमर्शियल पेपर्स यूज होते हैं। शॉर्ट टर्म है और अनसिक्योर्ड है, ये याद रखना। मैच्योरिटीज जो कमर्शियल पेपर की होती है वो 1 डे से लेके 270 दिन की होती है। डिपेंड करता है आपको कितने दिन का लोन चाहिए, 0 से लेके 270 डेज तक, विद एन एवरेज ऑफ अराउंड 30 डेज। मतलब एक और लमसम में माना जाए तो 30 दिन का लोग ज्यादा रिक्वायर करते हैं कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है डिस्काउंट पे और उसकी फेस वैल्यू पे वो मिल जाता है। मान लो 1 लाख जो है कमर्शियल पेपर की वैल्यू है, अभी आप पढ़ोगे कि 1 लाख की डिनोमिनेशन में होता है वो। तो 1 लाख से डिस्काउंट मान लो 10% था, तो आपको वो पेमेंट कितनी की, 90,000 आपको पे करने पड़े। और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो आपको क्या, 1 लाख में पे हो गया, तो आपको क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया ना।
तो इसी तरीके से आपका डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पे क्या की जाती है, आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कमर्शियल पेपर देखो लिखा है ना 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मिनिमम डिनोमिनेशन रहती है। इट पेज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है दैट फ्लक्चुएट्स विद द मार्केट। हाँ फिक्स रहता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, ठीक है, मार्केट का अप और डाउन के हिसाब से। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड लोन। वर्ड से समझ आ रहा होगा कि वो लोन्स जो कि सिक्योर्ड फॉर्म में होते हैं, जिसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है। सिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं विच रिक्वायर द बोरोअर टू प्लेज एन एसेट और सिक्योरिटी टू अवेल द लोन। मतलब आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी अमाउंट की सिक्योरिटीज है, आप मुझे लोन दे दो, तो ये सिक्योर्ड लोन होता है। तो सिक्योर्ड लोन एक एडवांटेज होता है ना बैंक्स वगैरह को, कि आप आज नहीं तो कल पेमेंट करोगे ही करोगे, नहीं तो वो सामान ले लिया जाएगा। जैसे कार लोन है, आपने क्या किया, कार लोन लिया, तो उसके ऊपर कार के ऊपर लोन ले लिया। अब उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर आप लोन पे नहीं कर पाते, कार उठाई जाएगी और आपके ले जाई जाएगी। तो ये एक तरीके का बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे होम लोन्स हो गए, कार लोन्स हो गए, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं सिक्योर्ड लोन के, जहाँ पे जो बोरोअर हो गया उसको कुछ ना कुछ प्लेज देना पड़ता है। प्लेज क्या हो गया, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है। एक तरीके से वो व्हीकल या वो घर, अगर आप लोन पे कर दोगे तो वो आपका, अगर आप लोन नहीं पे करोगे तो वो आपका नहीं। जैसे आपने हायर परचेज के बारे में पढ़ा है ना, कभी पढ़ा होगा जब आप ग्रेजुएशन वगैरह क्लासेस में पढ़ते हैं। हायर परचेज एक ऐसी तरीका होता है जिसमें आपने पहला तो आप क्या करते हो, जो आप पेमेंट कर देते हो फर्स्ट, कोई भी सामान खरीद रहे हो, जैसे कि मान लो 2 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा, आपने क्या किया, 2 लाख रुपए में जो पेमेंट होती है, पहली पेमेंट डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, जैसे कि मान लो दे दी, वो दे दी 50,000। अब बचे कितने, 1,50,000। अब 1,50,000 की आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ठीक है, आपने 1,50,000 की 15 इंस्टॉलमेंट में बना दी, तो 10-10 हज़ार आप पे करते रहोगे, 10-10 हज़ार 15 इंस्टॉलमेंट बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट देने में चूकते हो, अगर आप नहीं दे पाते, तो वो क्या करेंगे, जो भी सामान था ये 2 लाख रुपए का उठाएंगे और अपने घर ले जाएंगे। इसी तरीके से सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जो भी आपने प्लेज के रूप में रखा है, दिया है सामान, अगर आप उसको पे नहीं कर पाते हो तो वो उठा के घर ले जाया जाएगा। द व्हीकल और हाउस टू बी परचेज एज कोलेट्रल विच देन बिकम सिक्योर्ड डेट, इसीलिए इसको सिक्योर्ड बोला गया है। इन केस द बोरोअर, अगर बोरोअर नहीं रीपे कर पाता तो उसको पूरा का पूरा अधिकार है बैंक को कि वो क्या कर सकता है, उस लोन को, जो भी सामान है उसको अपने कब्जे में कर सकता है। अ सिक्योर्ड लोन बेस्ट लोन, अगर अश्योर्ड लोन के रूप में देखा जाए तो जो सिक्योर्ड लोन है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है। अब फैक्टोरिंग की बात करते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है, ये सिमिलर अरेंजमेंट फाइनेंस की होती है, जैसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है, इसी तरीके से इज डेटर फाइनेंस इन विच बिजनेस सेल दियर अकाउंट, बिजनेस अकाउंट रिसीवेबल थर्ड पार्टी को दे देता है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, जहाँ पे ए पर्सन था, बी पर्सन था और बैंक था, ठीक है, ए का सामान था, ए ने क्या किया था, अपने गुड्स को सेल किया था, किसको, बी को, बी के पास बिल आ गया था, बिल साइन किया था बी ने बिल साइन करके ए को दे दिया था, ए को पैसों की जरूरत पड़ गई, ए भागा भागा पहुंचा बैंक के पास, उसने बिल दे दिया बैंक को, बैंक से बिल डिस्काउंट हो गया और पेमेंट मिल गई ए को, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब फैक्टरिंग में ये बैंक नहीं है, फैक्टरिंग में ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, बस इतना रोल है। ये सी, ए को जरूरत पड़ी, भाई ज्यादा जरूरत है पैसे की, भाई ऐसा कर तू सी ले ले, तेरे पास बिल पहुंच गया। अब ये जो बिल पहुंच गया, अब ये सी के पास पूरा राइट है कि जब पेमेंट करनी होगी, जब पेमेंट ये सी लेके बिल आ सकता है बी के पास, और ए के पास क्या हो गया, अमाउंट पहुंच गया।
तो इसी तरीके से थर्ड पार्टी का रोल प्ले होता है, जिसे उसमें बैंक का रोल प्ले हुआ था, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, जिसका लोअर रेट होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू से। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का हो सकता है, रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, लेकिन जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता है विद रिकोर्स होता है। अब ये रिकोर्स, विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स क्या सीन है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को, फैक्टरिंग चैप्टर है आपका, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ओवरव्यू चल रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में चलाते रहो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, बिजनेस लाइन जो क्रेडिट की होती है, इसको बेस्ट फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। जैसे कि ये क्या होता है, मैं पहले आपको समझाती हूँ कि बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। कि जैसे मान लो मेरी जो बिजनेस है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस बहुत अच्छी है, पेमेंट्स वगैरह बहुत टाइम टू टाइम आती रहती है, तो आप जाओगे बैंक के पास, आप बोलोगे कि देखो हमारी क्रेडिट वर्थीनेस के बेसिस पे हमें कुछ अमाउंट अलॉट कर दो, और ये अमाउंट आ जाएगी मेरे बैंक में, वो अलॉट कर देंगे। वो जैसे भी क्रेडिट वर्थीनेस के बेसिस पे देखेंगे, क्रेडिट वर्थीनेस के बेसिस पे, और किस किस के बेसिस पे, क्रेडिट लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, बिजनेस मॉडल कैसा है मेरा, कैश इनफ्लोज कैसे आ रहे हैं, उसके बेसिस पे वो मुझे कुछ अमाउंट दे देंगे। वो अमाउंट मेरी बैंक में चला जाएगा, जब भी मुझे कुछ कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं वहां से विड्रॉ कर लूंगी। अब जैसे कि समझना, 1 लाख रुपए की, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं 1 लाख की अमाउंट मेरा बैंक मेरे अकाउंट में डाल दे। बैंक ने देखा, हाँ भाई ठीक है, बिजनेस मॉडल भी सही है, क्रेडिट स्कोर भी सही है, अगर फ्लो वगैरह भी सही आते हैं, तो 1 लाख रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से कुछ पैसे निकाल लेती हूँ। मान लो मुझे 50,000 की जरूरत पड़ गई, अब कितने रह गए इसमें मेरे बैंक में, 50,000। अब इस 50,000 पे वो क्या लगाएगा, इंटरेस्ट। जितने निकाल लिए उसके बाद जितने बचे उस पे बैंक लगा देगा इंटरेस्ट, डे टू डे। लास्ट जो बचा होगा मेरे अकाउंट में उस पे इंटरेस्ट लगा देगा। यहाँ से बैंक भी कमाएगा और यहाँ से मेरा भी भला होता रहेगा, क्योंकि मुझे डे टू डे पैसों की जरूरत है। तो अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। चलो नेक्स्ट, इसके अंदर देखो, जो बिजनेस है उसका अप्रोच होता है बैंक से अप्रूव कराना एक सर्टेन अमाउंट, जो कि किस पे बेस्ड होगी, क्रेडिट लाइन स्ट्रक्चर पे, क्रेडिट स्कोर पे, बिजनेस मॉडल पे, प्रोजेक्टेड इनफ्लो पे। बिजनेस जो है, द बिजनेस कैन विड्रॉ द अमाउंट, अमाउंट विड्रॉ कर सकता है जब उसको जरूरत होगी। और जितना मैक्सिमम अप्रूव्ड अमाउंट है, जितनी अमाउंट अप्रूव्ड मैक्सिमम थी इतनी थी ना, 1 लाख रुपए में से मैं कुछ भी अमाउंट निकाल सकती हूँ, इवन 1 लाख तक निकाल सकती हूँ। दे कैन अगेन डिपॉजिट, और मैं इसमें जमा भी कर सकती हूँ, ये एक अच्छी चीज है। जब मन करेगा निकाल लूंगी, जब मन करेगा डाल दूंगी। जैसे मान लो 1 लाख में से मैंने 50,000 मैंने निकाला, और मुझे जरूरत थी 20,000 की, 20,000 मेरे खर्च हो गए, बचे कितने, 30,000। मैंने इस 30,000 को इस बैंक में दोबारा वापस डाल दिया। अब जो लास्ट बैलेंस बचा होगा बैंक का, उसके बेसिस पे वो मेरे से क्या, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा when it gets available। मोर ओवर द बेस्ट थिंग ये है कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो यूटिलाइज्ड अमाउंट पे किया जाता है, जब डेली बैलेंसेस को कम कर दिया जाता है उसके बेसिस पे। इस तरीके से इन दिस मैनर इट बिकम्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ फाइनेंसिंग, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छा फाइनेंस का रूप माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है आपको, अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बस 2 टॉपिक बचे हैं, दैट इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस लेक्चर के। फिर हम रिवाइज भी करेंगे कि इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। एडवांटेजेस में इस पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक्स वगैरह के, बैंक्स वगैरह नहीं, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एज दीज आर टू बी पेड ऑफ, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए पे किया जाता है, 1 साल तक, इसीलिए जो टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट की वो किया जाता है, कम की जाती है, जबकि लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें एक नुकसान की भी बात करेंगे, पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। ये आसानी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, डिसबर्स्ड क्विकली। ठीक है, और आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि 0 से 12 मंथ के अंदर अंदर ही इसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ट्रेड क्रेडिट किया था, या बिल ऑफ एक्सचेंज था मेरे पास,
ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी ने मेरे से 1 लाख रुपए की सेल की थी, बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे दे दिया था। 3 महीने बाद, 3 मंथ्स के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी जो अमाउंट है वो लिक्विडिटी मेरी क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए डिसबर्स्ड क्विकली बोला गया है। और लेस डॉक्यूमेंटेशन, जब शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जब हम शॉर्ट टर्म फंडिंग की बात करते हैं तो इसमें रिस्क लेस होता है, ये भी एक फायदा है इसका, रिस्की कम होता है, ये लेस रिस्की आप बोल सकते हो। तो जब रिस्क कम है तो हम लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो कम जरूरत पड़ती है इसमें, एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने पढ़ लिया, डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये क्या है, इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी डेट है, जो मैच्योरिटी डेट है वो कम होती है, so that the borrower won't get burdened with bigger installment। बिगर इंस्टॉलमेंट, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती, लेकिन एक नुकसान ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, लोन पे नहीं करते हो, तो वो सामान आपका, जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपने दी थी वो कोई भी वर्थ नहीं करती, वो सामान आपसे उठा के ले जाएगा। तो ये एक नुकसान है आपका। फिर इन्होंने बोला है देयरफॉर इफ हाई अमाउंट ऑफ लोन इज सैंक्शनड द मंथली इंस्टॉलमेंट विल कम वेरी हाई। और जब आप जैसे मान लो 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और 12 इयर्स की इंस्टॉलमेंट, तो कौन सी ज्यादा आपको महंगी पड़ेगी, यही महंगी पड़ेगी ना ऑब्वियसली। अगर मान लो मुझे 12 लाख, ठीक है, 12 लाख 12 महीने में देने पड़े या 12 साल में देने पड़े, किसमें ज्यादा फायदा है, 12 साल में देने पड़े 12 लाख रुपए। तो जो 12 मंथ्स होता है उस सिनेरियो में जो रीपेमेंट, जब वापस करते हो आप लोन, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें जो मंथली इंस्टॉलमेंट वो ज्यादा होती है। इट कैन लीव द बोरोअर विद नो अदर ऑप्शन। वो इस तरीके से कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते, एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरा लोन, इस तरीके से वो एक जाल में, एक ट्रैप में फंसता चला जाता है, जो कि कौन होता है, बोरोअर होता है, जिसके अंदर ये बोल रखा है। और फिर वो जो लास्ट में लोन बचता है वो अनपेड ही बच जाता है। ये जो साइकिल है, इन दिस साइकिल जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता है, अफेक्टिंग द बिजनेस एंड इट्स लिक्विडिटी। इस साइकिल में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता है, और इससे बिजनेस पे और उसकी लिक्विडिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सारा कुछ था आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर। अब हम आ जाते हैं इसके एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के ऊपर। सबसे पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कौन सी होती है, 0 से 12 मंथ के बीच में होती है, जिसमें हम वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं, डे टू डे के खर्चों के बारे में बात करते हैं। और ये जो ज्यादा होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो फ्लो कैश का है वो एक जैसा नहीं रहता। नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें हमने कई सारे सोर्सेस के बारे में पढ़ा, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक लोन, कमर्शियल पेपर, सिक्योर्ड लोन, फैक्टरिंग और बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट। इवन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े। ट्रेड क्रेडिट का जो मेन एम होता है वो 15 से 90 दिन के लिए होता है, और ये अच्छा सोर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा पे नहीं करनी पड़ती। ट्रेड क्रेडिट को हम इंटरनल एग्रीमेंट भी बोलते हैं, बायर और सेलर के बीच में दोनों ही मिलके डिसाइड करते हैं क्या टाइम पीरियड होना चाहिए और क्या एग्रीमेंट होना चाहिए। ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एनी हाउ इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें डे टू डे 15 से 90 दिन के बीच में कैश फ्लो चाहिए, और जिस पे इंटरेस्ट वगैरह भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हेल्प करेगा। उसके बाद बोल रखा है इसमें इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा नहीं होता, फीस ज्यादा नहीं होती, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट नहीं होता। फिर इन्होंने बोल रखा है कि ये जो भी है वो फाइनेंशियल हिस्ट्री, रीपेमेंट हिस्ट्री के फंड के बेसिस पे, कंटिजेंसी के बेसिस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन के बेसिस पे हम ट्रेड क्रेडिट को इशू करते हैं। कमर्शियल बैंक की बात करूं तो यहाँ पे बैंक जो है वो लोन ना केवल प्रॉफिट के लिए देता है, बल्कि जो भलाई करनी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी देता है, और ये किसी ना किसी बेसिस पे कोलेट्रल वगैरह को भी देख के चलता है। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, क्रेडिट क्रिएशन, इन सब की हम लोगों ने बात की यहाँ पे। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड लोन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोलेट्रल वगैरह नहीं रखी जाती,
और क्या किया जाता है, ये टिपिकली शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के तौर पे किया जाता है। यहाँ का जो मेन, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्काउंट में इशू करके फेस वैल्यू पे हम क्या करते हैं, रीपेमेंट लेते हैं और 1 लाख तक इसकी डिनोमिनेशन होती है। 1 लाख इसकी स्टार्टिंग है डिनोमिनेशन की। उसके बाद फिर हमने कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है इन सब की बात की। 30 डेज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 20 डेज तक, और ऑन एन एवरेज 30 दिन का ले लेते हैं लोग। डिस्काउंट पे इशू होता है और रिडीम होता है फेस वैल्यू पे। मिनिमम बता दिया मैंने, 1 लाख होता है। उसके बाद सिक्योर्ड लोन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज अ कॉलेट्रल रखी जाती है, कुछ गिरवी रखा जाता है। अगर आप लोन पे कर देते हो तो ठीक है, लोन पे नहीं करते तो आपसे वो सामान क्या कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है। फैक्टोरिंग की बात की, जहाँ पे हमने थर्ड पार्टी की बात की थी कि अगर जो आप पे नहीं कर पाते हो कुछ, तो फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट करती है। उसके बाद बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि बैंक को किसकी जरूरत पड़ती है, डे टू डे अमाउंट की जरूरत पड़ती है, और उस अमाउंट पे जो लास्ट अमाउंट होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। फायदे हैं कि इसमें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कम होती है, ये रिस्की कम है और इसमें टाइम कम लगता है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और फायदेमंद है। और शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की बात करूं, और डिसएडवांटेजेस ये है कि इंस्टॉलमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म सिनेरियो, अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो क्या होता, आपको जो पेमेंट है वो कम कम देनी पड़ती, रीपेमेंट सिनेरियो के लिए नुकसान है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि ये एक जाल की तरीके से फंसता चला जाता है कि अगर हमने एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं और फिर कभी कभी दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरा लोन लेता है, इसीलिए जाल की तरह फंसता चला जाता है इसमें इंसान। नेक्स्ट में हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे से वीडियोस को देखो, इनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।